हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आशा करती हूँ आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप पूर्ण मेहनत एवं लगन के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे और आप अवश्य करें, आप अवश्य सफल होंगे। और आपकी इसी मेहनत में छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से, मैं आज आपके लिए फिर से CDP का PYQ लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि डेली चैनल पर आपको टॉपिक के ऊपर भी वीडियो मिल रही है और साथ ही साथ आपको PYQ भी मिल रहे हैं और SST की क्लासें भी आपको मिलना शुरू हो गई हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा ये कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर दर्शाता है। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने कितनी नैतिक विकास के स्तर दिए हैं? तो ये आपके 3 हैं। ठीक है, आपका पहला है पूर्व, या जिसे हम पूर्व परंपरागत, दूसरा है आपका परंपरागत और तीसरा है आपका पश्चिम या उत्तर परंपरागत। ठीक है, तो इसमें यदि नूर है तो उसने एक दिन पहले तान्या के साथ अपना लंच साझा किया था, फिर वो दूसरे दिन अपना लंच लाना भूल गई तो उसने कहा कि आज तुम्हें हमारे साथ ये साझा करना चाहिए। तो इसमें क्या है? ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एक्सचेंज, यानी आदान प्रदान परंपरागत। और यहाँ ये परंपरागत यानी इसमें बच्चे की आयु कितनी होती है? इसमें आपकी बच्चे की आयु होती है 10 से 13 वर्ष। ठीक है, आप कोहलबर्ग पर वीडियो आपको मिल चुकी है, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, तीनों पर, आप उन्हें अवश्य देखें। दूसरा प्रश्न है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जनसामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिताएं। तो यानी हम जो समाज में है वो लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताएं, यानी कुछ विशेषताएं हम स्वयं से मान लेते हैं कि ये काम लड़के कर सकते हैं, ये काम लड़कियां कर सकती हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ये अवधारणाएं बना ली गई हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। न लड़कियां लड़कों से कम होती हैं, न लड़के लड़कियों से कम होते हैं। दोनों ही एक दूसरे के बराबर कार्य कर सकते हैं। आज के ज़माने में हवाई जहाज़ लड़कियां भी उड़ा रही हैं। ठीक है, फाइटर विमान भी लड़कियां उड़ा रही हैं, खेलों के मैदान में भी लड़कियां जा रही हैं। लेकिन अब इन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिताएं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। ये कदम किसके लिए महत्वपूर्ण है? यानी आप मान के चलिए आपके जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ ही आपके जेंडर से भी प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, जेंडर रूढ़िवादिताओं से। ये जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, ये जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, ये जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। तो राइट आंसर है आपका नंबर 2, यानी ये क्या है? ये आपके जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। यानी इसमें एक पुरुष है जो घर के कार्य कर रहा है और एक महिला है जो बाहर का कार्य करती है, साहसी गतिविधियाँ करती है। यानी इससे बच्चों के दिमाग में ये चीज़ अंकित होती है कि महिलाएं भी बाहर का काम कर सकती हैं, पुरुष भी घर में खाना बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त कर रहा है। अन्यथा ये कहा जाता है कि महिलाएं सिर्फ घर का काम करती हैं, वो साहसी गतिविधियां नहीं कर सकती हैं। अगला प्रश्न है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? खोजपूर्ण उद्गम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाड़ या ढांचा, अंतः व्यक्ति निष्ठता। तो राइट आंसर है आपका नंबर 3, इसे हम क्या कहते हैं? पाड़ या ढांचा। आप इंग्लिश से हमेशा याद रखना स्केप फोल्डिंग। ठीक है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि यानी जो बच्चा जब सीखता है, ठीक है, जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा, ठीक है, जब सहयोग के द्वारा जब बच्चा सीखता है, यानी कहीं वो अटक जाता है, रुक जाता है, तो जब सहयोग से उसे पूर्ण किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे स्केप फोल्डिंग। ठीक है, पाड़ या ढांचा। और आप कोहलबर्ग, जीन पियाजे, ये सारी वीडियो अवश्य देखें, प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो जीन पियाजे ने आपकी कितनी अवस्थाएं दी हैं? ये आपने 4 अवस्थाएं दी हैं आपकी।
तो इन चारों अवस्थाओं में तो निगमनात्मक तर्क बच्चा किस अवस्था में सीखता है? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो बच्चा अमूर्त यानी जब निगमनात्मक तर्क करेगा, ठीक है, तो बच्चा कहाँ सीखेगा? तो अमूर्त चीज़ों को सीखेगा, यानी जब वो अमूर्त रूप से सोचने लगेगा, जो चीज़ें नहीं है। निगमनात्मक सोच होती है कि हम उदाहरणों से नियमों की ओर जाएं, यानी नियम बनाना सीखता है बच्चा। तो ये आपका हो जाता है नंबर 4 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त में मूर्त चीज़ों के साथ ही बच्चा सीखता है या उदाहरणों से बच्चा सीखता है। ठीक है, हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे प्रत्येक प्रश्न की, क्योंकि फिर इससे वीडियो आपकी लंबी हो जाती है। आपको टॉप कॉपर वीडियो मिल रही है, आप उन्हें देखें और अपने आप से समझ विकसित करें। अगला प्रश्न है के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो जहाँ भी आपका सामाजिक और सांस्कृतिक आ जाए, आपको समझ लेना चाहिए कि ये यहाँ आपके कौन से मनोवैज्ञानिक आएंगे, यहाँ आपके लेव वाइगोस्की आएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लेव वाइगोस्की। तो राइट आंसर है आपका नंबर 3। और ये अभी मैंने आपको दोनों बता ही दिए हैं। जीन पियाजे ने कौन सा दिया है आपका? तो जीन पियाजे ने दिया है आपका संज्ञानात्मक विकास का, और लॉरेंस कोहलबर्ग ने आपका, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने आपका नैतिक विकास का सिद्धांत, और लेवासगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। अब जहाँ भी बात आपकी हतोत्साहित करने की आ जाती है, वो ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक गलत हो जाता है, क्योंकि ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। हतोत्साहित आपको शीट में कहीं भी बच्चे को नहीं करना है। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। जहाँ भी बात केवल की आ जाए, वो भी आपका नेगेटिव पॉइंट होता है, तो ये भी आपका कट गया। ठीक है, और हमें सिर्फ पाठ्यक्रम पर निर्भर नहीं रहना है। ठीक है, हमें पाठ्य पुस्तकों से बाहर निकल करके बच्चों को मतलब उनके जो पर्यावरण है, ठीक है, उनकी जो दैनिक जीवन है, उनके साथ साझा करके हमें पढ़ाना है। तो एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त, तो अब यहाँ भी देखो ये आपका केवल आ गया कि हमें सिर्फ केवल मूर्त सामग्रियों का ही प्रयोग करना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो गया। हमें सिर्फ मूर्त सामग्रियों का ही प्रयोग नहीं करना है। तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर 2, यानी ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको बताती हूँ क्योंकि आपने अगर कहीं ऑनलाइन कोचिंग ले रखी है या ऑफलाइन कोचिंग ले रखी है, या फिर आप यूट्यूब पर वीडियो देख करके ही पढ़ते हो, लेकिन इस सबके साथ साथ, ठीक है, आपको अपना कंटेंट स्वयं से भी पूरा अवश्य करना है। आपको सेल्फ स्टडी अवश्य करनी है। जैसे आपका ये हार्वर्ड गार्डनर आ गए हैं, तो इनसे सीटेट में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी क्या थ्योरी है, ये सारी चीज़ें आप स्वयं से भी पढ़िए। जीन पियाजे को आप स्वयं से भी पढ़िए। ठीक है, और आप कभी एक वीडियो हमारी देख ली, कभी किसी की देख ली, इस तरीके से भी आपको नहीं पढ़ना है। यूट्यूब पर सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, सारे चैनल अच्छे हैं। आपको किसी एक को पकड़ना है जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो आप फिर वहीं जाके अपनी सारी स्टडी कीजिएगा, और आपने जो भी बुक ली है वहाँ उससे भी पढ़िएगा। सेल्फ स्टडी आप अवश्य करिएगा। ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता, और संवेदनशीलता। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। आपको इसमें क्या पूछा है, तो जब भी आप प्रश्न को पढ़ें तो उस पर भी आप अंडरलाइन अवश्य कर लिया करें कि आपको प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बहुबुद्धि वाले,
यानी जिनके अंदर तार्किक एवं गणितीय बुद्धि होती है, तो उस व्यक्ति की विशेषताएं पूछी हैं। तो ध्वनि ताल ये संगीतज्ञ में हो सकती है। दृश्य स्थानिक, ठीक है, ये मतलब ये भी गणित की नहीं है और ये भी संगीत की हो गई, ठीक है। तो आपको है पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता एवं संवेदनशीलता, ये आपकी गणितीय है। तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर 4। अगला प्रश्न है आपका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? समाजीकरण, समावेशन, मुख्य धारा से जुड़ना या विभेदीकरण। तो राइट आंसर है आपका नंबर 1, समाजीकरण। यानी बच्चा क्या करता है कि उसकी जो आदतें हैं, कौशल हैं, मूल्यों तथा प्रेरणा को विकसित करता है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां भी निभाता है और समाज का क्या हो जाता है, एक क्रियाशील सदस्य बन जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, समाजीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपको ये इसमें से सही ढूंढना है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की क्या भूमिका है मनुष्य के विकास में? तो वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। तो एकमात्र कारण आपका आ गया, जहाँ भी बात एकमात्र की आ जाए तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो गया। और वैसे भी मानव विकास में आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की भूमिकाएं होती हैं। परिवेशी प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति विकास को निर्धारित करता है, ये भी आपका गलत हो गया। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण, या ये भी आपका गलत हो गया, यानी दोनों में से किसी एक का भी प्रभाव नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर 4, यानी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब निष्क्रिय बच्चा रहेगा तो फिर ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? ठीक है, बच्चे को आपको एक्टिव रखना है, सक्रिय रखना है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराना भी नहीं है, ठीक है। सेम प्रोसेस, यानी आपने कोई बच्चे को पढ़ाया ठीक उसी तरीके से हम उसी चीज़ को ग्रहण कर लें, वो ज्ञान नहीं होता है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। राइट आंसर आपका हो गया नंबर 1, यानी विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, ज्ञान का निर्माण किया जाता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक, ये बात केवल की आ गई, कट गया आपका, यहाँ भी केवल है, और न संरचनात्मक न संकलनात्मक, ये भी आपका गलत हो गया। तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर 4, ठीक है। यानी विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार ये बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़वादिता एवं परिमाणिक रूढ़वादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? यानी आपकी कक्षा में एक ऐसा विद्यार्थी है जो ऐसे वर्ग से आता है जिस वर्ग में यानी जो सब लोग शैक्षिक प्रगति में निम्न है, यानी उसने ये सीखा है, उसे बहुत स्रोतों से ये पता चला है कि मैं जिस वर्ग से आया हूँ, तो हमारे वर्ग के सभी लोग यानी शैक्षिक स्तर में अच्छे नहीं हैं। तो आप उसकी इस आशंका को कैसे कम करेंगे? यानी वो भी ये सोचता है कि मैं भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए, अनदेखा आपको नहीं करना है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करवानी है, ये भी नहीं करना है आपको। विद्यार्थी को पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में चले जाने की या शामिल होने की सलाह भी आपको नहीं देनी है। राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, यानी विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। आप बच्चे के सामने ऐसी कहानियाँ प्रस्तुत कीजिए कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे निम्न वर्गों से जो लोग आए थे और उन्होंने बहुत बड़ी भूमिकाएं प्रदान की है हमारे देश की प्रगति में और शैक्षिक प्रगति में, ठीक है। आप उनकी बच्चे को कहानियाँ सुनाइए, उसके उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। तो राइट आंसर यही आपका हो जाएगा। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि सभी बच्चों को आपको समान भाव से देखना है।
बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में भी वर्गीकृत आपको नहीं करना है। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान आपको नहीं देना है, आपको सभी बच्चों पर ध्यान देना है, क्योंकि आपकी कक्षा एक समावेशी कक्षा है। समावेशी कक्षा पर भी वीडियो आपको दी जा चुकी है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? एक शालीन विद्यार्थी के, सृजनात्मक विद्यार्थी के, अधगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के, या मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के? तो राइट आंसर है आपका नंबर 3, अधगम अक्षमता वाले विद्यार्थी के। यानी ये अधगम अक्षमताएं होती हैं या अधगम निर्योग्यताएं भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है। अधगम अशक्तता भी बोलते हैं, और ये कुछ बीमारियां होती हैं, ये जन्मजात नहीं होती हैं। इन्हें हम मतलब प्रैक्टिस के द्वारा दूर करवा सकते हैं, और ये समय होती हैं, यानी बच्चा गलत उच्चारण करता है, ठीक है, गलत लिखता है, और ये आपने भी की होंगी शुरुआत में, ये सभी को होती हैं। तो अगले प्रश्नों को हम यहाँ से प्रश्न नंबर 16 से कल की अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक कमेंट करना भी बिल्कुल न भूलें, और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। डेली ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी।